कहानी शुरू होती है एक शार्प शूटर ड्रेसा के साथ, जो कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वो अपने टारगेट का इंतजार कर रही है। ड्रेसा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का टास्क मिला था। कुछ ही पलों में एक प्लेन रनवे पर लैंड करता है। जैसे ही ड्रेसा को अपना टारगेट दिखता है, वो कई किलोमीटर दूर से एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देती है। ड्रेसा अपना काम इतनी सफाई से करती है कि वहाँ मौजूद गार्ड्स को ये भी नहीं पता चलता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। अपना मिशन पूरा करने के बाद ड्रेसा अपनी माँ की कब्र पर जाती है, जहाँ उसके वालिद पहले से मौजूद थे। यहाँ हमें ड्रेसा के बारे में एक और बात पता चलती है। वो जब भी अपनी राइफल से किसी को मारती है, वो उस गोली का केसिंग अपने पास रख लेती है। बाद में वो सारे बुलेट केसिंग्स अपने वालिद को दे देती है। दरअसल ड्रेसा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। वो पैसों के लिए लोगों को मारती थी और पहले ही बहुत से कत्ल कर चुकी थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब ये उसका पेशा बन चुका था। तो वो बुलेट शेल्स अपने वालिद को देकर उसका दुख थोड़ा कम हो जाता था। ड्रेसा अपने वालिद को बताती है, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। मैं शायद इस दौरान आपसे मिल ना सकूं। इस पर ड्रेसा के वालिद जवाब देते हैं, हर साल तुम आती हो और मुझे कुछ बुलेट केसिंग्स दे जाती हो, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, और अगर मैं आने वाले दिनों में कुदरती मौत नहीं मरा तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ चली गई और तुम अपने काम की वजह से साल में 1 या 2 बार ही मिलती हो, तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये सुनकर ड्रेसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लीवी को देखते हैं। लीवी की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं गुजर रही थी। उसे अक्सर खौफनाक ख्वाब आते थे और नींद उसकी आंखों से दूर रहती थी। एक रात जब वो एक बुरे ख्वाब से जागता है, लीवी अपना घर छोड़कर समंदर के किनारे चला जाता है। वहाँ उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लीवी को अचानक अपने फ़ोन पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक एड्रेस था और उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की हिदायत दी गई थी। वक्त ज़ाया किए बिना लीवी एक मिलिट्री बेस पहुँचता है, जहाँ वो बार्टो नाम की एक लेडी ऑफिसर से मिलता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लीवी कोई आम आदमी नहीं है, वो कभी आर्मी ऑफिसर का, हालांकि अब वो रिटायर्ड हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक खतरनाक स्नाइपर भी था, जिसने स्नाइपिंग के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को मारा था। बार्टो लीवी को कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत स्किल्ड स्नाइपर हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन उसे मिशन पर भेजने से पहले बार्टो लीवी से पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए तो पीछे कोई है जो तुम्हें मिस करेगा। ये सुनकर लीवी को अंदर से अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वो जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं बचा है। ये सुनकर लेडी ऑफिसर कहती है, तैयार हो जाओ, कुछ ही घंटों में तुम्हें मिशन पर भेज दिया जाएगा और तुम्हें वहां 1 साल तक रहना होगा। इसके बाद लीवी को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो खुद को एक एयरप्लेन के अंदर पाता है। लीवी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तो वो वहाँ मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन सोल्जर कोई जवाब नहीं देता। वो बस कहता है, अपनी आईडी और अपनी घड़ी दे दो, जब तुम्हारा मिशन पूरा होगा तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद सोल्जर उसे बताता है, तुम्हारे प्लेन से कूदने का वक्त हो गया है। कुछ ही मिनटों में हम एक नो फ्लाइंग जोन में दाखिल हो जाएंगे। हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो सिर्फ एक चीज और कहता है, नीचे लैंड करने के बाद तुम्हें 32 किलोमीटर नॉर्थ पैदल चलना होगा, तब तुम अपनी मिशन साइट पर पहुंचोगे। फिर उसे एक पैराशूट दिया जाता है और जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलता है, लीवी कूद जाता है और हिफाजत से लैंड कर जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। उसे 32 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना था। 2 दिन तक मुसलसल चलने के बाद लीवी आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये एक इंतहाई वीरान इलाका है, इतना खामोश कि परिंदे भी नजर नहीं आ रहे हैं। तभी उसे जेडी नाम का एक आदमी मिलता है। जेडी वहाँ 1 साल से मिशन पर तैनात था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और लीवी उसकी जगह लेगा। जेडी लीवी को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। जब वो टावर के ऊपर पहुंचते हैं, लीवी को अभी भी समझ नहीं आता कि उसका काम क्या है। जब वो जेडी से ये सवाल करता है तो जेडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसे गॉड पिट कहते हैं। ये एक पुरअसरार और इंतहाई गहरा गड्ढा है। आज तक कोई इसकी तह तक नहीं पहुंच पाया है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम्हें इस गड्ढे की हिफाजत करनी है। उसके बाद जेडी उसे वहाँ के सख्त रूल्स के बारे में बताता है। वो कहता है, तुम हेडक्वार्टर्स पर महीने में सिर्फ 1 बार कॉल कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहरी दुनिया से जुड़े रहने की उम्मीद मत रखना। ये टावर, जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, बिल्कुल ईस्ट टावर के सामने है। वो रशिया का है।
वहाँ भी एक गार्ड तैनात है जो यही ड्यूटी कर रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई कांटेक्ट अलाउड नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करना है। और हाँ, जेडी जारी रखता है, हमेशा किसी भी आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई हैं और नीचे बहुत सारी लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी जोर से सायरन की आवाज आए तो 2 बार मत सोचना, बस यहाँ से भाग जाना। जेडी मजीद कहता है, मुझे नहीं पता ये रूल क्यों है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया था। लीवी जेडी की हर बात गैर से सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल था। वो पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा है क्या जिसकी इतनी सख्त सिक्योरिटी की जरूरत है। उसी लम्हे जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे उस गहरे गड्ढे में फेंक देता है। जैसे ही ग्रेनेड गड्ढे के अंदर फटता है, अंदर से एक अजीब खौफनाक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज इंसानी बिल्कुल नहीं थी, वो अंधेरे में छुपी किसी चीज से आ रही थी। जेडी लीवी की तरफ देखता है और कहता है, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो, ये उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम हॉलो मैन कहते हैं। ये क्रीचर्स इस गड्ढे के अंदर रहते हैं और तुम्हारी ड्यूटी यहाँ ये यकीनी बनाना है कि इनमें से कोई भी कभी इससे बाहर ना आ पाए। ऐसा कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी ने 2400 सोल्जर्स इस गड्ढे के अंदर भेजे थे ताकि वो इसके अंदर रहने वाले तमाम क्रीचर्स को तबाह कर सकें, लेकिन आज तक उन सोल्जर्स में से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटा। और अब जेडी हर डिटेल समझाने और पूरी इन्फॉर्मेशन लीवी को देने के बाद घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने यहाँ अपनी 1 साल की ड्यूटी पूरी कर ली थी। अब लीवी को उसकी जगह लेनी थी और यहाँ 1 साल तक सर्विस देनी थी। जेडी लीवी को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि पूरे 1 साल बाद वो आखिरकार घर जा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है। हेलीकॉप्टर उसके लिए एक रस्सी नीचे गिराता है और जेडी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करने को कहता है। जेडी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जैसे ही वो बात पूरी करता है, सोल्जर जेडी को गोली मार देता है और फिर रस्सी काट देता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर जाता है। इस पॉइंट पर एक बात साफ हो गई थी, जो कोई भी इस जगह आता है कभी जिंदा वापस नहीं जाता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीवी अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। पहले वो वहां रखी कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और फिर उन ऑटोमेटिक गन्स को रीलोड करता है जिनकी गोलियां खत्म हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। फिर पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अब लीवी इस जगह पर बोर होने लगा था। वो सोचता है, क्या मुझे वाकई यहाँ पूरे 1 साल तक अकेले रहना है? कोई बात करने के लिए नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। तो टाइम पास करने के लिए वो कबर्ड में रखी किताबें पढ़ने का फैसला करता है। जब वो किताबें निकालता है, उसकी नजर अचानक कबर्ड के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कई नोट्स लिखे हुए थे। ये उन सब लोगों के नोट्स थे जिन्होंने उससे पहले इस टावर में ड्यूटी की थी। हर नोट में डर, तन्हाई और हेलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लीवी को वेस्ट टावर से मशीनरी की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी टेलीस्कोप उठाता है और दूर ईस्ट टावर की तरफ देखने की कोशिश करता है, और वहां उसे एक औरत दिखाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी, जिसे उसकी बेहतरीन स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से ईस्ट टावर पर ड्यूटी दी गई थी। जिस लम्हे लीवी ड्रासा की खूबसूरती को देखता है, वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी यानी वायोलेशन था। और ड्रासा को भी पहले से पता था कि वेस्ट टावर पर एक गार्ड मौजूद है, लीवी। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और दोनों ये सोचते रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिनों बाद ड्रासा का बर्थडे होता है। तन्हाई से घिरकर ड्रासा सोचने लगती है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लीवी से बात करने की कोशिश करने का फैसला करती है। एक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके ड्रासा लिखकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लीवी को रूल्स याद आते हैं और वो वापस लिखता है, हमें अपने नाम शेयर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ड्रासा मुस्कुराती है और लिखती है, मेरा नाम ड्रासा है। लीवी ज्यादा सोचे बिना अपना नाम भी लिख देता है, लीवी। ड्रासा फिर लिखती है, आज मेरा बर्थडे है, और अपना बर्थडे मनाते हुए वो खुशी से नाचने लगती है। ड्रासा फिर लिखती है, तुम्हें नाचना आता है? लीवी जवाब देता है, नहीं, मुझे बिल्कुल नाचना नहीं आता। इस पर ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लीवी अपने बोर्ड पर लिखता है, मैं शूटिंग में काफी अच्छा हूँ। ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स टेस्ट करने का फैसला करती है। वो अपने टावर पर उसके सामने एक छोटी सी बोतल रखती है। लीवी निशाना लेता है और एक ही शॉट में बोतल को तोड़ देता है। अब ड्रासा भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी, वो भी अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाती है, परफेक्ट हिट करके। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, ड्रासा अचानक नीचे गड्ढे की तरफ देखती है। वो फौरन लीवी को अलर्ट करती है, नीचे देखो।
जैसे ही लीवी नीचे देखता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वहां एक या दो नहीं बल्कि हजारों क्रीचर्स बिना एक सेकंड जाया किए ऊपर चढ़ रहे थे। लीवी अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रीचर्स को मारने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, वो उन्हें अकेले नहीं संभाल सकता था। इसीलिए ड्रासा भी अपनी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देती है, मॉन्स्टर्स पर गोलियों की बरसात करते हुए। अब क्रीचर्स ड्रासा के टावर की तरफ भी चढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी साइड से फायरिंग जारी रखते हैं। तभी लीवी नोटिस करता है कि एक क्रीचर ड्रासा के टावर के टॉप पर पहुंच गया है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, लीवी वेस्ट टावर से अपनी स्नाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट शॉट से क्रीचर को मार गिराता है। जब सब कुछ शांत होता है, ड्रासा मुस्कुराती है और लिखती है, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। इस दोस्ती के बाद दोनों अपने दिन एंजॉय करने लगते हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होता था। लेकिन एक दिन ड्रासा बहुत उदास महसूस करती है, क्योंकि आज 14 फरवरी थी और उसे याद आता है कि उसके वालिद ने कहा था कि अगर मैं अगले कुछ दिनों में कैंसर से नहीं मरा तो 14 फरवरी को मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूंगा। ड्रासा अपने बोर्ड पर लीवी के लिए लिखती है, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, अगर कोई आज मेरे साथ यहाँ होता तो अच्छा होता। लीवी पहले दिन से ड्रासा से मिलना चाहता था और अब वो खुद को और नहीं रोक सकता था। वो ड्रासा की साइड जाने का प्लान बनाता है। वो एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके ईस्ट टावर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। अगली सुबह वो लॉन्चर का इस्तेमाल करके ड्रासा के टावर की तरफ एक मजबूत रस्सी फायर करता है। ड्रासा बाहर आती है और रस्सी को एक दरख्त से मजबूती से बांध देती है ताकि लीवी उस पर चढ़कर उसके टावर तक आ सके। वक्त जाया किए बिना लीवी रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में वे फंस जाता है। रस्सी की ढलान खत्म हो जाती है और उसे सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ता है। करीब आधे घंटे की कश्मकश के बाद लीवी आखिरकार ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसका स्वागत करती है और मजाक करती है, तुमसे पसीने की बू आ रही है, पहले नहा लो फिर मैं तुमसे मिलूंगी। लीवी इस पर हंस देता है। वो कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सर हिला देता है। ड्रासा शरारत से उसके कपड़े कहीं दूर छुपा देती है और उसे टावर के शार में नहाते हुए सीसीटीवी कैमरे से देखती है। बाद में लीवी और ड्रासा एक साथ बहुत देर तक बैठते हैं। बातें करते हुए ड्रासा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है, सिर्फ उसके वालिद जिंदा थे, लेकिन उन्होंने भी कल खुदकुशी कर ली होगी। लीवी भी ड्रासा को अपने खौफनाक ख्वाबों और यूएस आर्मी के दिनों के अपने पुराने तजर्बात के बारे में बताता है। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा सॉफ्ट म्यूजिक चलाती है और दोनों उसकी धुन पर नाचने लगते हैं। डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद लीवी ड्रासा को देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक पोयम लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अगले दिन लेवी को अपने वेस्ट टावर वापस जाना था। वो ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वापस जाने लगता है। ड्रासा उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कई क्रीचर्स फिर से टावर्स की तरफ चढ़ रहे थे। उनमें से एक क्रीचर एक लैंडमाइन से टकरा जाता है, एक टुकड़ा रस्सी से टकराता है और उसे काट देता है और लेवी तेजी से नीचे गड्ढे में गिर जाता है। लेवी को गिरते देखकर ड्रासा दो बार नहीं सोचती, वो अपना पैराशूट पकड़ती है और उसके पीछे गड्ढे में कूद जाती है। गड्ढे की गहराई में गिरते हुए ड्रासा एक तेजी से बहते हुए जमीनी दोज यानी अंडरग्राउंड दरिया में लैंड करती है। वो स्ट्रगल करती है लेकिन किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लेवी की किस्मत उसका साथ देती है। वो एक बड़े दरख्त पर गिरता है जिससे उसका गिरना संभल जाता है। जब वो आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक बड़ा कीड़े जैसा क्रीचर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरख्त की शाख टूट जाती है और लेवी नीचे जड़ों पर गिर जाता है। दरख्त की जड़ें लेवी के गिर्द लिपटना शुरू कर देती हैं, उसे मजबूती से जकड़ते हुए। इससे पहले कि जड़ें उसका गला घोटकर उसे मार डाले, ड्रासा आइन वक्त पर पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपना चाकू निकालती है और जड़ों को काटना शुरू कर देती है, लेवी को आजाद करते हुए। उसके बाद लेवी और ड्रासा अपने गिर्द देखते हैं। अचानक कुछ खौफनाक क्रीचर्स दरख्तों के पीछे से निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेवी अपनी गन पकड़ता है और अपनी पहली गोली सीधा एक क्रीचर के सर में मारता है। एक के बाद एक दोनों मिलकर दोनों क्रीचर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी लेवी एक अजीब चीज नोटिस करता है। क्रीचर की लाश ने पुरानी अमेरिकन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसे अचानक याद आता है जो जेडी ने उसे बताया था कि 1940 में 10,400 यानी असल में 2,400 अमेरिकन सोल्जर्स इस गड्ढे में भेजे गए थे और एक भी वापस नहीं लौटा। लेवी और ड्रासा आगे चलते रहते हैं जब तक कि वो एक ऐसी खौफनाक जगह नहीं पहुंच जाते जो सीधा किसी बुरे ख्वाब जैसी लगती थी। उनके चारों तरफ सड़ती हुई इंसानी लाशें थी और उससे भी ज्यादा परेशान कुन बात, उनके गोश्त से पौधे उग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी खतरनाक वायरस ने इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है। अचानक दरख्तों के बीच हरकत होती है। लेवी और ड्रासा फौरन समझ जाते हैं कि क्रीचर्स फिर से उनका पीछा कर रहे हैं। भागते हुए लेवी को पहाड़ के साइड में एक पुरानी टनल दिखती है। वो तेजी से अंदर घुसते हैं और एहसास होता है कि ये दरअसल एक तर्कशुदा यानी अबैंडन
अबैंडन्ड लैबोरेटरी है। अंदर सब कुछ टूटा हुआ था, शीशा, मशीनरी और जंग आलूद कंटेनर्स हर तरफ बिखरे हुए थे। लेवी को एक पुरानी डीवीडी टेप मिलती है। जब वो उसे प्ले करता है, एक औरत स्क्रीन पर दिखाई देती है। वो औरत कहती है कि हम यहाँ पर एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सैकड़ों साइंटिस्ट इसका हिस्सा थे, लेकिन एक दिन इस जगह पर जलजला आया। झटके की वजह से मिसाइल का केमिकल लीक हो गया, जिससे जहरीली गैस हवा में फैल गई। घंटों के अंदर लोग इन्फेक्ट होने लगे। मैं भी इन्फेक्ट हो चुकी हूँ, वो अपना पेट दिखाते हुए कहती है। हमने मिलिट्री को सब कुछ बता दिया था। हमने उनसे कहा था कि इस पूरी एरिया को बम से उड़ा दो ताकि इन्फेक्शन फैलने से रुक जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वीडियो देखने के बाद लेवी को लैब में एक मॉडर्न कंप्यूटर मिलता है। वो हैरान रह जाता है, इतनी पुरानी जगह पर इतना एडवांस कंप्यूटर कैसे हो सकता है। वो उसे ऑन करता है और डेटा देखकर जम जाता है। इससे डार्क लेक नाम की एक कंपनी का पता चलता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाती है। कंपनी इस एरिया से इन्फेक्टेड सैंपल्स जमा कर रही थी ताकि एक्सपेरिमेंट्स कर सके, अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में बदलते हुए। यही वजह थी कि कोई भी देश नहीं चाहता था कि ये जगह तबाह हो। लेवी को ये भी पता चलता है कि इस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा मिसाइल है। एक बार एक्टिवेट होने पर वो 4.2 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज को तबाह कर देगा। लेवी और ड्रासा आखिरकार सच समझ जाते हैं। जिस औरत ने उन्हें यहाँ भेजा था, लेडी बार्टो, वो इस जगह की मालिक है और वो इसे अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राज को छुपाने के लिए वो हमेशा ऐसे लोगों को असाइन करती थी जिनका कोई वारिस ना हो, और 1 साल की सर्विस के बाद उन्हें मार दिया जाता था, बिल्कुल जेडी की तरह, ताकि कोई भी कभी सच ना बता सके। जैसे ही वो भागने की तैयारी करते हैं, एक घोड़े पर सवार क्रीचर दिखाई देता है, एक रस्सी फेंकता है और ड्रासा को घसीट कर ले जाता है। लेवी दीवानों की तरह उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अपनी तलाश में वो एक बड़े मिसाइल के पास पहुंचता है, वहीं जिसके बारे में उसने डार्क लेक फाइल्स में पढ़ा था। अब सब समझ आ गया था। पिछले गार्ड्स जिन्होंने कहा था कि अगर कभी सायरन सुनो तो भाग जाना, वो दरअसल इस मिसाइल के बारे में वार्न कर रहे थे। इस दौरान ड्रासा अभी भी क्रीचर के पास फंसी हुई थी। वो जबरदस्त कोशिश करती है और आखिरकार आजाद हो जाती है। उसके और क्रीचर के बीच एक बुरी लड़ाई होती है। लेवी वक्त पर मदद के लिए पहुंचता है और दोनों मिलकर क्रीचर को आग लगा देते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, इस मनहूस जगह से भागना, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो एक ऐसे खौफनाक इलाके में दाखिल होते हैं जहां इंसान और पौधे आपस में मिल चुके थे, जैसे किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। वो एहतियात से कदम रखते हैं, लेकिन अचानक ड्रासा फिसल जाती है, पौधों को एक्टिवेट करते हुए। बेलें उसके गिर्द लिपट जाती हैं, उसे मजबूती से जकड़ते हुए। लेवी हिचकिचाता नहीं है, वो आगे बढ़ता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आजाद करता है। फिर एक बम का इस्तेमाल करके वो पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लेवी और ड्रासा बाल बाल जिंदा बचते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक गराज मिलता है जिसके अंदर एक जीप थी। वो गाड़ी में कूदते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए निकल जाते हैं। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें एक लंबी रस्सी दिखती है जो सीधा ऊपर वॉच टावर तक जा रही थी, लेकिन अब क्रीचर्स वहां पर भी उनका पीछा कर चुके थे। रस्सी पर हाथ से चढ़ना मतलब आसान निशाना बनना, इसलिए लेवी एक चालाक प्लान बनाता है। वो जीप को रस्सी से बांधता है और अंदर रहते हुए उसे ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह उनके हाथ लड़ने के लिए आजाद रहते हैं। क्रीचर्स वहशियाना हमला करते हैं और एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। तब लीवी को एक आइडिया आता है। वो जीप का पेट्रोल टैंक खोलता है और लीवी, असल में ड्रासा, लीक होते हुए पेट्रोल को क्रीचर्स पर डालता है और उसे आग लगा देता है, उन सबको जिंदा जलाते हुए। आखिरकार वो पूरा ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों सच जानते थे, भले ही वो अपने 1 साल की ड्यूटी पूरी कर लें, उन्हें बाद में मार ही दिया जाएगा। तो वो एक हिम्मत वाला फैसला करते हैं। वो इस जगह की हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि इसे पूरी तरह तबाह कर देंगे ताकि कोई और सोल्जर कभी यहाँ न फंस सके। इसे तबाह करने के बाद वो दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ड्रासा लीवी को बताती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने की एक जगह है, हम वहाँ जाएंगे, शादी करेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताएंगे। लीवी मान जाता है, लेकिन कहता है कि पहले उसे अपने टावर वापस जाना होगा। मैं वहाँ एक बॉम्ब लगाऊंगा, वो कहता है, और मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा। इस तरह पूरी जगह मिटा दी जाएगी। लीवी रस्सी के सहारे अपने टावर वापस चढ़ जाता है। इस दौरान लेडी बार्टो उससे कांटेक्ट करती है और शक से पूछती है, क्या तुम गड्ढे में गए थे, क्योंकि किसी ने हमारा कंप्यूटर ऑन किया है। लीवी झूठ बोलता है, नहीं मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन बार्टो पहले ही सच जानती थी, उसने सिक्योरिटी कैमरा से सब कुछ देख लिया था। वो जानती थी कि लीवी और ड्रासा दोनों गड्ढे के अंदर गए थे। फिर भी ना जानने का नाटक करते हुए बार्टो कहती है, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो ये जरूर वेस्ट टावर, असल में ईस्ट टावर वाले गार्ड का काम होगा। एक काम करो, वेस्ट टावर वाले शख्स को मार दो, ड्रासा, उसने रूल्स तोड़े हैं। लीवी जाहिरी तौर पर मान जाता है, लेकिन बार्टो बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि वो ड्रासा को नहीं मारेगा और उसे एहसास हो जाता है कि दोनों भागने और सब कुछ दुनिया को बताने का प्लान बना रहे हैं। तो वो खुद वहां आने का फैसला करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले लीवी और ड्रासा सब कुछ तैयार कर चुके थे। लीवी टावर से बहुत दूर जाता है और अपनी जिंदगी का सबसे लंबा शॉट लेता है। वो सीधा टावर के बेस पर फायर करता है, उस जगह पर जो मिसाइल से जुड़ी हुई थी। फौरन एक जोर से सायरन बजना शुरू हो जाता है। वक्त खत्म हो रहा था। लीवी और ड्रासा जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगते हैं, क्योंकि जब मिसाइल फटेगा वो 4.2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह कर देगा।
वो अपनी पूरी ताकत से जंगल में दौड़ते हैं। ड्रासा खुद को बचाने के लिए काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लीवी की जख्मी टांग उसे धीमा कर देती है। इस दौरान बाटो को भी एहसास हो जाता है कि मिसाइल फटने वाला है और तभी वो एक्टिवेट हो जाता है। एक बहुत बड़ा धमाका पूरी जमीन को हिला देता है, गड्ढा तबाह हो जाता है, आग और शॉकवेव्स हर तरफ फैल जाती हैं। बाटो का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट के जद में आ जाता है और वो फौरन मर जाती है। ड्रासा बच जाती है 4.2 किलोमीटर के खतरे के जोन से बाहर निकलकर, लेकिन लीवी एक्सप्लोजन में फंस जाता है। शॉकवेव उसे नीचे पानी में फेंक देती है। गड्ढा और उसके सारे क्रीचर्स पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। अब सिर्फ ड्रासा जिंदा बची थी। वो एक ऊंची चोटी पर खड़ी लीवी के वापस आने का इंतजार करती है। रात हो जाती है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिलता। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि लीवी हमेशा के लिए चला गया है। महीनों बाद कहानी आगे बढ़ती है। ड्रासा ने अब एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी, फ्रांस के एक होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करते हुए। लेकिन एक दिन जब वो मुड़ती है, वो जम जाती है। लीवी बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, वो जिंदा था। वो उसकी तरफ भागती है और उसे जोर से गले लगाती है, और इसी दिल को छू लेने वाले लम्हे के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की रिकैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए लाली रिकैप्स को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।